ओके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि जो हम लोगों ने कल क्लास और ऑब्जेक्ट्स और उसके प्रॉपर्टीज और मेथड्स पढ़े थे, तो उन्हीं में कुछ चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। तो उनके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की, जो एक दो दो जो दो चीज़ें बाकी रह गई थी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने नोटबुक वैसे ही बनाई है। पहली चीज़ होती है कि एक एम्प्टी क्लास मुझे बनानी है। क्लास का कॉन्सेप्ट याद होगा, क्लास ब्लूप्रिंट होता है, उसके अंदर हम अपने जो उसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके मेथड्स के लिए कोड लिखते हैं। तो मुझे एम्प्टी बनानी है, तो अगर एम्प्टी क्लास मुझे बनानी है तो मैं लिख देता हूँ क्लास रोबोट। क्लास मुझे लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि क्लास बनानी है, तो क्लास का नेम कोलन और कोलन के बाद मेरा इंडेंटेशन आता है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है पास। तो पास पाइथन में एक बहुत ही यूनिक पैटर्न है। जैसे क्या होता है कि कई बार मुझे काम करना होता है लेकिन मैं उसे तुरंत नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ पहले मैं यहाँ पर इसकी बॉडी बना देता हूँ। जैसे मैं कभी ड्राइंग कर रहा हूँ तो मैंने कभी कोई बॉक्स बना दिया, मैंने कहा बॉक्स बना दिया, इसके अंदर पेंट मैं बाद में करूँगा। पास क्या होता है? पास एक काफ़ी यूनिक पैटर्न होता है पाइथन में कि यहाँ पर हम जहाँ पर हमें, जैसे अब यहाँ पर इंडेंटेशन है, मैंने कोलन लगाया, कोलन के बाद मुझे इंडेंटेशन है मेरे पास। अब इस इंडेंटेशन पे मुझे कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, बट मैं अभी लिखना चाहता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अभी बस मैं क्रिएट कर देता हूँ, बाद में मैं इसको देखूँगा। तो वहाँ पर हम पास लिख देते हैं। इसके और एग्ज़ाम्पल हमारे पास होते हैं, इफ एल्स में भी होते हैं। इफ एल्स में कैसे होते हैं? जैसे मैंने लिख दिया कि भाई इफ अ, कंडीशन ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब मुझे लिखना है क्या? मुझे इसमें कुछ लिखना है बट अभी मुझे नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ पास लिख दूँगा। तो जब मुझे मतलब तो ऐसे क्या होगा, मेरी सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 20 इज़ ग्रेटर देन 10, तो मैं पास लिख दूँगा तो मेरी सिंटैक्स एरर नहीं आएगी। बट यहीं पर अगर मैं पास नहीं लिखता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि इंडेंटेशन होना चाहिए कोलन के बाद नेक्स्ट लाइन पर, तो ये एरर फेंक देता है। कहता है यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और इंडेंटेशन अनरिस्ट्रिक्टेड एंड ऑफ फाइल, सोचा था यहाँ कुछ होना चाहिए। तो जहाँ पर भी हमें कुछ डालना है, डालना चाहिए, बट अभी हम डालने का मन नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग पास यूज़ करते हैं। हम लोग सेम पास हम लोग फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा डेफ माई फंक्शन, तो यहाँ पर भी मुझे इंडेंटेशन देना है। अभी मुझे मैंने खाली फंक्शन की फंक्शन का नाम बना दिया है, कैसे काम करेगा ये मैंने नहीं लिखा है। तो मैं खाली यहाँ पर पास लिख दूँगा और इसको मैं, तो इससे मेरी क्या होगी कि मेरी जो सिंटैक्स एरर है वो नहीं आती। तो पास एक यूनिक पैटर्न, तो यहाँ पर भी मैं वही कह रहा हूँ। मैंने क्लास बनाई है और क्लास के बाद मैंने उसमें कोड की जगह मैंने पास लिख दिया। तो मैंने क्लास लिख दिया तो इसका मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले मैं अपनी क्लास को रन करता हूँ, फिर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो हमने कल देखा था x इक्वल टू रोबोट, ठीक है? और मेरे पास कोई एरर नहीं आई। अ, अब मैंने बना तो दी, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये क्लास एक एम्प्टी क्लास है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं है। तो हर क्लास के ऑब्जेक्ट का, याद रखो, हर क्लास के ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर डिक्ट डबल अंडरस्कोर। ये क्या करती है? ये बताती है कि इसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर हमने एक एम्प्टी क्लास बनाई है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ये मुझे, जब मैं इसको रन करूँगा, तो ये एक डिक्शनरी रिटर्न करेगा जो कि एम्प्टी होगी। डिक्शनरी है क्यों? क्योंकि मेरे पास पैरेंथेसिस है। ठीक है? डिक्शनरी है मेरे पास, पैरेंथेसिस है, तो ये डिक्शनरी रिटर्न करता है और इसीलिए इसका नाम डिक्ट भी है कि ये जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी ये डिक्शनरी रिटर्न करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्लास में एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो सबसे ईज़ी तरीका है कि आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है ऊपर x इक्वल टू रोबोट, आप डॉट करके कोई भी नाम आप लिख सकते हो, ठीक है? आप डॉट करके कोई भी नाम लिख सकते हो, वो उसका एट्रीब्यूट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर x डॉट नेम इक्वल टू आर्टेमिस लिखा और फिर से मैंने अपनी डिक्शनरी को प्रिंट किया, x डॉट डबल अंडरस्कोर डिक्ट, ठीक है? तो इसने देखो मुझे डिक्शनरी में क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है। तो इसकी की है नेम, कि इस डिक्शनरी का नाम है नेम और इसकी वैल्यू है आर्टेमिस, ठीक है? हमने एक दूसरा तरीका कल देखा था एट्रीब्यूट सेट करने का, वो हम लोग
इनिट के अंदर सेल्फ डॉट जो भी हम रखना चाहें, जो भी हम उसके एट्रीब्यूट चाहते हैं उसको रखते थे हम लोग। तो हम लोग कल नन सेट कर रहे थे। तो हम लोग वही काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है जिसका एक कंस्ट्रक्टर है और उसमें हम लोग खाली नेम को नन सेट कर रखा है। फिर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर x डॉट नेम इक्वल टू आर्टेमिस कर दिया और यहाँ पर मैंने फिर से प्रिंट किया उसको, उसकी डिक्शनरी को, तो मेरे पास सेम चीज आ गई है। तो ये दोनों मेथड सेम है। आप चाहो तो इनिट में करो, चाहो तो आप बाहर करो। फिर अब जैसे ये एक सिंपल क्लास है, ओके, ये एक सिंपल क्लास है, इसमें खाली इनिट मैंने लिखा है और इसका एक नेम दिया है। तो मुझे ये देखना है कि इस क्लास के कितने सारे, मतलब कि इस क्लास के अंदर क्या-क्या चीजें हैं, ठीक है? तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन होता है dir। dir क्या करता है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आपके पास इंटीजर हो, ओके, आपके पास इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, लिस्ट हो या फिर मेरा रोबोट का ऑब्जेक्ट हो। जब मैं dir फंक्शन को इसके ऊपर यूज करता हूं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये मुझे बता देता है कि इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, इसके कितने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स अवेलेबल हैं। मतलब कि एट्रीब्यूट्स भी, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और उसके मेथड्स भी कौन कौन से उसके अंदर फंक्शन है। जब मैंने यहाँ पर dir किया, मैं रन कर देता हूं, तो मेरे पास इतने सारे आ गए, अंडरस्कोर क्लास, अंडरस्कोर डिलीट एट्रीब्यूट, अंडरस्कोर डिक्ट, अंडरस्कोर dir, अंडरस्कोर doc, eq, format, ge, get attribute, gt, hash, init सब क्लास, le, lt, module, reduce, wrapper, set attribute, size of str, सब क्लास of weak reference और आखिरी में name। यार हमने तो दो ही बनाए थे, एक init और एक name, ये 50 और कहां से आ गए? तो ये 50 आते हैं, अभी हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनहेरिटेंस से, वहां से आते हैं। पाइथन में क्या होता है कि हर चीज एक क्लास का ऑब्जेक्ट होती है। हर चीज, कोई भी आप वेरिएबल बनाओगे, कोई भी वेरिएबल होगा वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और उसकी कुछ मेथड्स होंगे। प्री डिफाइंड है ये सब प्री डिफाइंड है, खाली जो नेम लास्ट में है वो मेरा है, ये सब प्री डिफाइंड है। ये तो हर क्लास की ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे। तो कुछ मेथड्स और कुछ प्रॉपर्टीज पाइथन को चाहिए होते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए। सो सम आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पाइथन। ठीक से पाइथन को उसके ऊपर ठीक से काम करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे यहाँ पर डिक्ट है, तो उसे पता करना है कि भाई कौन कौन सी मेरे पास उसके उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वहां पर, ठीक है? इक्यू होता है इक्वलिटी के लिए, कि पाइथन के पास दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, अब इसे चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो वो डबल अंडरस्कोर इक्यू का यूज करता है, ठीक है? जीटी होता है ग्रेटर देन, हैश होता है उसका हैशिंग करने के लिए, जो हम लोग बात देखेंगे। एलटी हो गया लेस देन, एलई हो गया लेस देन इक्वल टू, ऐसे जीई हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास ये दोनों, ये फंक्शन और ये फंक्शन, ठीक है? न्यू यूज होता है ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने के लिए, ठीक है? और जो मेन जिसका हम लोग काम यूज करते हैं सबसे ज्यादा जब हम अपनी क्लास बनाते हैं, तो वो हम लोग यूज करते हैं, एक करते हैं रैपर का और एक करते हैं एसटीआर का। बाकी सब हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, बट जब भी हम अपनी क्लास बनाते हैं तो हम इन दोनों को यूज करते हैं। तो रैपर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, वाह मेरी राइटिंग, और एसटीआर हो जाता है इसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंट में लिखूंगा, जैसे आप लोगों ने देखा ना प्रिंट में, मैं अगर मैं अपनी स्ट्रिंग लिखता हूँ, कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल लिखता हूँ माई नेम, तो क्या प्रिंट होता है मेरे पास? जो भी इसके अंदर वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है ना। तो वो कहाँ से प्रिंट होती है? वो यहाँ से प्रिंट होती है, वो इसके एसटीआर फंक्शन को कॉल करता है और वहां से होती है। बट अभी के लिए हमारे पास नहीं है, अभी के लिए बताइए कि हाँ कुछ मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस पहले से अवेलेबल होते हैं, बस बात खत्म। और उनकी हमें लिस्ट कैसे मिलती है? dir से। dir हमें सब कुछ बता देगा कि एक क्लास में कितने पैरामीटर्स हैं, कितने एट्रीब्यूट्स और कितने वो है, ठीक है? फिर एक फंक्शन और है, ये असाइनमेंट में मैंने डिस्कस किया है, अगर किसी ने असाइनमेंट किया हो तो वो है हेल्प फंक्शन।
हेल्प फंक्शन क्या करता है, आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट पास करो तो उसके वो डॉक्यूमेंटेशन हमें बता देता है। यहाँ पर जैसे मैंने हेल्प ऑफ एक्स किया, तो इसने कहा कि हेल्प ऑन रोबोट, रोबोट मेरी क्लास का नाम है, इन मॉड्यूल मेन ऑब्जेक्ट, इसके मेथड्स हैं, एक इनिट डिफाइन है, इनिशियलाइज सेल्फ, और इसके दो डेटा डिस्क्रिप्टर अभी पता है हमें, जो एक है डिक्ट और एक है वीक रेफ। तो वीक रेफरेंसेस होता है, अभी हम लोग लेटर देखेंगे कैसे यूज होता है, बट मेन हमारे पास दो इसने बात कर ली है, ठीक है, कि दो चीजें हैं। तो हेल्प आप यूज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर आपको पता ना हो कि उसके क्या क्या मेथड्स है। जैसे मैं भूल जाऊं कि मेरे रोबोट क्लास में एक नेम नाम का वो है, तो हेल्प से मुझे डिक्ट मिल जाएगा, डिक्ट से मुझे अपने वेरिएबल मिल जाएंगे। मैं DIR के ऊपर भी हेल्प लगा सकता हूँ, तो DIR के ऊपर ये बताता है कि हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन DIR इन मॉड्यूल बिल्ट इन, if called without an argument, return the names in the current scope, else returns an alphabetized list of names comprising of the attributes of the given object and of attributes reachable from it. तो मतलब कि मैंने x दिया है, तो x से मैं क्या क्या एक्सेस कर सकता हूँ, x से मैं क्लास, डिलीट एट्रीब्यूट, डिक्ट, ये सब मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो आपको हेल्प और DIR ये आप बहुत यूज करेंगे जब आपको पता नहीं होगा कि आप किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को जब पता नहीं था ना, कि जब हम लोगों ने वेरिएबल्स की क्लास पढ़ी थी, तो हम लोगों ने देखा था कि मैंने वेरिएबल बना दिया, मुझे पता नहीं कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो हम लोगों ने टाइप फंक्शन था मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग जब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे क्लास के, तो मेरे पास ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो पहला जो मेन है, तो पहला है कि फ्रॉम विच क्लास दिस ऑब्जेक्ट इज मेड, ये जो एक्स है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो एक्स डॉट डबल अंडरस्कोर क्लास में करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि ये रोबोट क्लास का ऑब्जेक्ट है। डबल अंडरस्कोर मेन, ये अभी हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग जब मेन फंक्शन बनाते हैं तब उसका आता है, बट आपको इसके बाद का सेक्शन देखना है, डॉट रोबोट, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमने देख ही लिया, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि DIR मैंने किया था, तो DIR में मेरे यहाँ पे 25 चीजें आ गई थी, ठीक है। अब मुझे कैसे पता है कि 25 में कौन फंक्शन है, कौन एट्रीब्यूट है। जैसे डिक्ट मैंने देख लिया कि भाई डिक्ट एक वेरिएबल है, बट क्या इनमें से कोई फंक्शन भी है, ठीक है। जैसे इनमें से कोई फंक्शन भी है, तो ये हमें देखना हो, कैसे देख सकते हैं, उसके लिए आप सिंपल आप टाइप लगा लो। जैसे मैंने क्लास बनाई अपनी एक्स डॉट क्लास रोबोट, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन दिया डू वर्क, ओके। तो अब डू वर्क है, तो फॉर प्रिंट रोबोट इज डूइंग वर्क, फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, और एक्स डॉट नेम इक्वल टू आर्टेमिस। अब मैंने यहाँ पर कर दिया प्रिंट ऑफ DIR ऑफ एक्स, तो मेरे पास इतनी सारी चीजें आ गई जो भी मेरी लिस्ट थी, और इस लिस्ट में अगर आप लास्ट में देखोगे तो एक एट्रीब्यूट भी आ गया डू वर्क, जो मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दो, इनिट मैंने इसमें नहीं बनाया है, इनिट मैंने ऊपर वाले में बनाया था, तो इनिट कैसे आ गया, इनिट तो यहाँ पर है। तो इसका रीजन ये है कि अगर आप अपना इनिट नहीं दोगे, तो पाइथन अपनी तरफ से इनिट जोड़ देता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, पाइथन अपनी तरफ से इनिट जोड़ देता है, बाकी सब भी जोड़ता है, बट इनिट क्योंकि कंस्ट्रक्टर है इसलिए। फिर मैंने क्या किया, टाइप एक्स डॉट डू वर्क, तो जैसे मैं डू वर्क लिखा मैंने, इसने देख लिया कि ये इसका टाइप बताओ क्या है, तो इसने रिटर्न कर दिया इट्स अ मेथड। यहीं पर मैं टाइप ऑफ एक्स डॉट नेम करता हूं नीचे, तो ये मुझे बता देता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। मैं करता हूँ टाइप डॉट अंडरस्कोर डिक्ट, तो ये मुझे बता देगा ये डिक्शनरी टाइप का है। तो अगर मेथड लिखा आता है तभी वो आपका फंक्शन होगा, नहीं तो वो आपका सिंपल वेरिएबल्स होंगे। तो अब एक चीज और रह गई है, हाँ, ये क्या है कि जो हम लोग क्लास के एट्रीब्यूट्स दिखा रहे थे, तो कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इनिट के अंदर बना रहे थे। आज हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं, हम इसे एक दूसरे फंक्शन में इनिट और क्लास के ऑब्जेक्ट की जगह मैं जो मैंने उसी क्लास का दूसरा मेथड है उसमें भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने डू वर्क बनाया है, रोबोट इज डूइंग वर्क, और सेल्फ डॉट टाइम टू वर्क इक्वल टू 50। सेल्फ लगाना जरूरी है, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, बताने के लिए भाई इसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को चेंज करो, किसी और ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को ना चेंज करो। तो सेल्फ डॉट टाइम टू वर्क इक्वल टू 50, ठीक है। तो अभी ये मेरी क्लास है, अब मैंने एक्स इक्वल टू रोबोट लिखा, ठीक, परफेक्ट।
जैसे ही मैंने ये लिखा, मेरा कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, कंस्ट्रक्टर में मेरा सेल्फ डॉट बॉडी इक्वल टू ग्लास चल जाएगा। तो मेरे पास अभी एक एट्रीब्यूट हो गया है बॉडी, ठीक है। फिर मैंने लिखा एक्स डॉट कंट्री इक्वल टू इंडिया। तो मेरे पास बॉडी हो गया, मेरे पास ग्लास, और कंट्री हो गया इंडिया। अब मैंने प्रिंट कर रहा हूं अपनी डिक्शनरी को, तो ये मुझे बताएगा क्या मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं। तो आइडियली मेरे पास यही दोनों एट्रीब्यूट्स आने चाहिए। उसके बाद मैं करता हूं डू वर्क। डू वर्क चला तो डू वर्क में प्रिंट करेगा रोबोट इज डूइंग वर्क। उसके बाद ये एक और एट्रीब्यूट बनाएगा सेल्फ डॉट टाइम टू वर्क, टाइम टू वर्क, और ये हो जाएगा मेरे पास 15। जब मैं लास्ट में एक्स डॉट डिक्ट प्रिंट करूंगा तो मेरे को इसमें 3 देने चाहिए। तो पहले 2 देने चाहिए, बाद में 3 देने चाहिए। तो मैं इसी को ये किया, तो ये देखो पहले इसने 2 दिए मेरे को, बॉडी, ग्लास, कंट्री, इंडिया। फिर रोबोट इज डूइंग वर्क प्रिंट किया। उसके बाद जब मैंने तीसरी बार रन किया, दूसरी बार रन किया है, तो ये आ गया बॉडी, ग्लास, कंट्री, इंडिया, टाइम टू वर्क 15। तो ये आप जो वेरिएबल हैं, जो आपके मतलब कि क्लास के प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं। इंस्टेंस क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। हर ऑब्जेक्ट के लिए बॉडी अलग होगा, टाइम टू वर्क अलग होगा, और वो अलग होगा। तो इनको आप किसी भी फंक्शन में बना सकते हो, बट हम लोग इनिट में ही बनाते हैं, क्योंकि इनिट हमारा चलता ही चलता है। जैसे ही मैं उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वैसे ही मेरा इनिट चल जाएगा। तो ये जनरल प्रैक्टिस है कि हम लोग अपने सारे वेरिएबल्स इनिट के अंदर ही बनाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी और फंक्शन में बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, सॉरी, तो वो वेरिएबल तब तक नहीं आएगा जब तक ये फंक्शन रन नहीं होगा। इनिट मेरा हर बार रन ही रन होगा। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग अपने जो वेरिएबल्स बनाते हैं किसी क्लास के, वो हम सारे उसके इनिट के अंदर ही लिखते हैं। फिर मैंने इसका dir(x) किया तो मेरे पास बॉडी और डू वर्क 2 चीजें आ गई हैं। सॉरी, ये मैंने अच्छा बाद में रन किया था, इसको मैंने रन नहीं किया। बस बॉडी, कंट्री, डू वर्क और टाइम टू वर्क 4 चीजें आ गई। ठीक है? ये हो गए बेसिक एट्रीब्यूट्स हर ऑब्जेक्ट के। अब ये जो मैंने वेरिएबल बना रहा था, जहां पर भी मैं सेल्फ लिख रहा था, वो सारे मेरे पास हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग थे। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा रोबोट का, तो उसमें मैं कंट्री कुछ और डाल सकता हूँ। मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें मैं कंट्री कुछ और डाल सकता हूँ। मैं तीसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें कंट्री कुछ और डाल सकता हूँ। ठीक है? अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स पार्ट तो एक ही क्लास के हैं ना? तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वेरिएबल, तो वो वेरिएबल थे मेरे हर क्लास के। इसका वेरिएबल अलग होगा, इसका वेरिएबल अलग होगा, इसका वेरिएबल अलग होगा। हम लोग एक क्लास लेवल वेरिएबल बना सकते हैं कि जो कि हर क्लास के लिए सेम रहेगा। सॉरी, एक क्लास के लिए एक ही रहेगा और हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर P, तो ये भी इसको एक्सेस करेगा, तो P देख सकता है, ये भी देख सकता है P, और ये भी देख सकता है। तो ये होते हैं क्लास लेवल वेरिएबल्स। इनको हम क्लास में डिफाइन करते हैं, इनको हम सेल्फ से नहीं लिखते हैं। सेल्फ से नहीं लिखते हैं, इनको हम सिंपल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, जैसे रोबोट का क्या है, तो इसाक आसिमोव एक साइंस फिक्शन ऑथर थे, काफी वो फेमस है। तो उन्होंने रोबोट्स के लिए 3 रूल दिए थे। या रोबोट में नॉट इंजर और हार्म अ ह्यूमन बीइंग थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। तो मतलब कि खुद से तो नहीं करेगा, और ये भी नहीं है कि अगर इंसान को दिक्कत हो रही है तो वो उसको मतलब कि तो उसको दिक्कत में जाने देगा। ठीक है? A robot must obey the orders given to it by human beings except where such orders with conflict with with the first law। तो जो भी ह्यूमन बोलेगा, रोबोट उसके रूल को फॉलो करेगा जब तक वो पहले लॉ को वायलेट नहीं करता। मतलब वो किसी एक ह्यूमन आपको किसी दूसरे ह्यूमन को मारने के लिए नहीं बोल रहा है। तीसरा कि रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। कि एक रोबोट को अपने आप को बचाना पड़ेगा हमेशा, जब तक वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। तो ये 3 रूल्स थे। ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि मैं जितने भी रोबोट के ऑब्जेक्ट बनाऊं, वो सारे रोबोट के ऑब्जेक्ट इन रूल्स को एक्सेस कर सके। तो इसीलिए मैंने इस क्लास के अंदर एक रूल्स बना दिया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया है।
उसमें मैंने रूल्स बना दिया और उसके आगे मैंने पास लिख दिया, यहाँ से मैं पास हटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पर मैंने ये क्लास बनाया, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, देखो यहाँ पर मैंने सेल्फ नहीं लिखा है। मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने किया x डॉट डिक्ट। तो अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे ये एम्प्टी डिक्शनरी दिखा रहा है। ठीक है? इस ऑब्जेक्ट को मुझे एम्प्टी डिक्शनरी दिखा रहा है, बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर भैया ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है, ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन जब मैंने रोबोट की डिक्ट निकाली है, जो मैंने रोबोट क्लास बनाई, जब मैंने उसकी डिक्ट निकाली है, तो ये इसके आखिरी में मुझे एक रूल्स नाम का वेरिएबल दिखाता है जिसके अंदर मेरी पूरी वैल्यू है। रोबोट में नॉट इंजर और हाँ मैं, तो इसीलिए इनको क्लास लेवल वेरिएबल बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये देखो, इसमें ये एम्प्टी है, बट यहां पर प्रेजेंट है। तो ये क्लास की बात हो रही है। ठीक है? अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। मैं कैसे चेंज कर सकता हूं? मैंने चेंज करके भैया रोबोट डॉट रूल्स इक्वल टू नो रूल्स इन दिस वर्ल्ड। वो इसाक आसिमोव ने लिखा था, अभी कोई रूल नहीं है। और उसके बाद मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ एक्स डॉट रूल्स। एक्स क्या है? रोबोट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। डॉट रूल्स, तो हर ऑब्जेक्ट इस रूल्स को एक्सेस कर सकता है, और जब भी कोई इसे चेंज करेगा, जब भी कोई इसे चेंज करेगा, वैसे ही बाकी चीजों को भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब इस क्लास लेवल वेरिएबल से हम लोग करते क्या है? जनरली तो हम लोग काफी काम कर सकते हैं, बट जो कॉमन काम है कम करते हैं, वो काउंट करते हैं कितनी बार इसका ऑब्जेक्ट बना है, कि कितनी बार इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। तो ये हम कैसे करते हैं? हम लोग करते हैं, क्लास हम लोग रोबोट बनाई है, एक वेरिएबल मैंने ले लिया काउंट इक्वल टू 0, सेल्फ नहीं लगाया है, तो ये क्लास लेवल वेरिएबल हो गया। इनिट में अब देखो, मुझे पता है कि जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार मेरा इनिट चलेगा। ठीक है? ये रूल मुझे पता है, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार इनिट चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, जितनी बार इनिट चलता है मैं इसके काउंट को 1 से बढ़ा देता हूं, और इसकी वैल्यू शुरुआत में 0 है। हम्म, अरे यार, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेल में मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक पहला ऑब्जेक्ट बनाया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, और आखिरी में मैंने प्रिंट डॉट रोबोट डॉट काउंट कर दिया। तो पहली बार इनिट चला, काउंट की वैल्यू 0 थी, तो ये काउंट की वैल्यू इसने कर दी 1। दूसरी बार रोबोट का ऑब्जेक्ट बना तो इनिट चला, तो काउंट की वैल्यू हो गई 1 + 1 = 2। आखिरी में मैंने प्रिंट किया तो मुझे पता चल गया कि भाई कितनी बार रोबोट के ऑब्जेक्ट बने। तो हम इस तरह क्लास लेवल वेरिएबल से ऐसा एक्सेस कर सकते हैं। अगला टॉपिक है इनहेरिटेंस। शुरू करते हैं कहानी। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लास की प्रॉपर्टीज देखी हैं, ओके, हमने क्या देखी कि हम लोग क्लास बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज उसकी, ठीक है, वो लिखते हैं, और उसके मेथड्स लिखते हैं, कि जो भी उसका बिहेवियर या फिर फंक्शनैलिटी होती है। तो अब इन दोनों को एक क्लास में रैप करना, मतलब खाली मैं क्लास के नाम से मैं इन दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ। इस प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहते हैं एनकैप्सुलेशन, कि बाइंडिंग ऑफ द डेटा। अब ये डेटा क्या है? ये एक तरह से इसकी स्टेट हो गई, ठीक है, द डेटा एंड द बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 4 होते हैं हमारे पास: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस का ही एक पार्ट होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि पाइथन में कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट है नहीं, आप अपनी मर्जी के लिए बनाते हो, बट छुपा कुछ नहीं है। तो इनहेरिटेंस कैसे होता है? इनहेरिटेंस के लिए है ये दुनिया कैसे बनी। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है जायदाद। इनहेरिटेंस होता है जायदाद, बट हम इसको इनहेरिटेंस को जायदाद की तरह नहीं देखेंगे, इनहेरिटेंस को हम देखेंगे कहानी की तरह से। तो हो क्या रहा था कि भैया हिमालय पर्वत थे, हैं, धूप निकली थी ठंडी में, अरे भगवान जी धूप में बैठे अपनी पूजा का ध्यान कर रहे थे।
तो हुआ क्या, अब ये है बात इंसानों के, जानवरों के दुनिया पर आने के पहले, धरती पर आने के पहले। हिमालय तो बन चुका था, इंसान जानवर नहीं आए थे। भगवान जी बैठे हैं तो उनकी वाइफ पार्वती जी आती हैं, वो कहती हैं दुनिया बड़ी सूनी है, ठीक है, एकदम खाली-खाली है। क्या करें, कुछ देखने में अच्छा नहीं लगता। खाली पहाड़ बना रखे हैं, समुद्र बना रखी है और ज़मीन बना रखी है। कुछ तो करो। तो शिव जी पूछते हैं भाई बताओ क्या करें? तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ बनाओ कि जो कि हम लोग अब इतनी ऊँचाई पे रहते हैं, तो मैं यहीं से देख सकूँ, क्योंकि मैं ज़मीन पे देखती हूँ तो इतनी बड़ी झील है तब भी मुझे छोटी-सी दिखती है। तो कुछ ऐसा बनाओ जिसको मैं यहीं पर बैठे-बैठे देख सकूँ। ठीक है? तो भगवान ने बनाई बर्ड, ठीक है? भगवान ने बनाई चिड़िया, बर्ड, ठीक है? लेकिन उन्होंने कहा कि बर्ड का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं। तो उन्होंने कहा कि बर्ड नहीं, उन्होंने बनाई चील। उन्होंने एक चिड़िया बनाई, एक चिड़िया चिड़िया तो बाद में आएगा। उन्होंने एक ऐसा अ, एनिमल बनाया एक ऐसा एनिमल बनाया या फिर एक ऐसा लिविंग थिंग बनाई जो उड़ सकती थी। उसको आज हम लोग चील के नाम से जानते हैं, बट उन्होंने वो बनाया, चील टाइप की, ठीक है? तो चील टाइप की बनाई तो इसका क्या था कि भाई इसके जो पंख होते थे वो जा सकते थे 2 फुट तक, ठीक है? और चील क्योंकि ऊँची हवा में उड़ भी सकती है, तो इसका ये उड़ सकती थी ये तुम्हारे 4 किलोमीटर हवा में, ठीक है? अब चील बना दी और उन्होंने चील के ऑब्जेक्ट बना-बना के फेंकने लगे। उन्होंने एक चील क्लास बनाई, उन्होंने एक बनाई क्लास चील, ठीक है? और इसके उन्होंने 2 कर दिए कि भाई डेफ फ्लाई और इसकी हाइट और विड्थ और विंग स्पैन दे दिया। अब इसके इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाए कि भैया C1 इक्वल टू चील और फिर कर दिया C1 डॉट फ्लाई, फिर किया C2 इक्वल टू चील, फिर किया C2 डॉट फ्लाई। ऐसे उन्होंने 1000 ऑब्जेक्ट बना के फेंक दिए। बोला चलो उड़ो। पार्वती जी खुश, वो गईं अपना घूमने-वूमने। अब भाई ये वापस ध्यान, भगवान जी ध्यान में लग गए, शिव जी। अब घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। ये ध्यान कर रही हैं, वो गई, अगले दिन वो वापस आ गई। तो शिव जी बोले, "क्या एक ही दिन में बोर हो गई?" बोली, "और क्या? आपने 100 चीलें तो बनाई, आपने 100 चीलें तो बनाई, बट ये सारी की सारी काली हैं।" जैसे भी एक चील बनती है, सारी की सारी इतनी बड़ी हैं और सारी की सारी एक ही हाइट पर उड़ती हैं। भैया एक ही हाइट पर क्यों उड़ती हैं? क्योंकि इनकी जो फ्लाइंग हाइट हमने सेट करी है अपने ऑब्जेक्ट में, वो हमने फिक्स कर रखी है 4 किलोमीटर। तो सारी की सारी एक ही हाइट पे उड़नी। तो अगर अब आप एक इंसान हो या भगवान हो, आप देखोगे 100 चिड़िया एक ही हाइट पर, एक ही स्पीड से, एक ही तरह से उड़ रही हैं, तो आप कहोगे यार एक बार तो अच्छा लगता है, बट 15 मिनट बाद वो चीज़ बोर होने लगती है। तो यहाँ पर भी पार्वती जी एक दिन में ही बोर हो गई। अब इधर शिव जी का ध्यान फिर से टूटा। बोले अब क्या करें? तो इन्होंने कहा कि यार कुछ मतलब ऐसा बनाओ कि इतना भी ना उड़े कि एक ही हाइट पे 4 किलोमीटर उड़ते रहें और एकदम काली-काली है, ना रंग है, ना रूप है और उड़ती है ऊँचा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी चिड़िया बनाता हूँ। अब इन्होंने एक दूसरी चिड़िया बनाई और वो इन्होंने बनाया मोर। इसको मैं क्लियर कैसे करूँ? इन्होंने अब एक दूसरी क्लास बनाई, क्लास बना दी पीकॉक, ठीक है? बोला कि यार इसको उड़ना पसंद है तो मैं इसका विंग स्पैन बढ़ा देता हूँ। मैं कर देता हूँ 2 मीटर। मोर जब अपने पंख फैलाता है तो कितना बड़ा होता है? 2 मीटर, वो भी सर्कुलर, ठीक है? और इसकी फ्लाई हाइट मैं कर देता हूँ, ये ज़्यादा नहीं जा सकता, ये जा सकता है 10 मीटर तक मैक्सिमम जा सकता है। वो 4 किलोमीटर जा सकता था। और कलर इसका मैं कर देता हूँ असॉल्टेड, ठीक? अब इन्होंने पीकॉक बना दिया। अब भाई पार्वती जी एकदम खुश, एकदम रंग-बिरंगा पक्षी मिल गया है। बहुत सही, बहुत सही। अब क्या करें, अब क्या करें? गई भाई लेकर खेलने। उन्होंने बस इस उन उन उनको एक क्लास मिल गई। उन्होंने भगवान शिव जी ने पीकॉक क्लास बना दी। उन्होंने बस करना शुरू किया कि भैया P1 इक्वल टू पीकॉक और P1 डॉट फ्लाई और फिर P2 का ऑब्जेक्ट बनाया, P3 बनाया, ऐसे कर करके उन्होंने 100 ऑब्जेक्ट बना डाले पीकॉक के और सबको उड़ा दिया।
भाई पीकॉक कितना उड़ता, 10 मीटर उड़ता, लेकिन रंग बिरंगा है, एक दिन तो बड़ा अच्छा लगा, तीसरे दिन वापस शिव जी के पास। अब उनका 2 बार ध्यान भंग हो चुका है। तो भाई आप वाइफ को मना भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो आप वाइफ को मना भी नहीं कर सकते हो। तो अब क्या कर, अब आई, अब बोले अब क्या हुआ, तुमने ऊपर वाला मांगा तो मैंने तुम्हें चील दे दी, तुमने नीचे वाला मांगा तो मैंने तुम्हें पीकॉक दे दिया। तो बोले वो ठीक है, लेकिन ये 2 ही हैं, या तो एक इतना ऊपर उड़ता है या एक उड़ ही नहीं पाता है, एक इतना सुंदर है और एक इतना भद्दा है, और मुझे कुछ बीच का भी चाहिए। अब शिव जी हो गए परेशान, बोले कि तो मैं परेशान हो रखा हूं, उसमें तुम्हें चिड़िया बनानी है। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें चील और मोर नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें दूंगा बर्ड। अब मैं तुम्हें दूंगा एक बर्ड। इस बर्ड के कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, क्या कि ये उड़ सकता है, इसका विंग स्पैन होगा, ये खाना खाएगी, और ये वॉइस इसकी कैसी होगी, ठीक है, और ये फ्लाई कर सकती है, फ्लाई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये लो बाप ऑब्जेक्ट, ये जो बॉप ऑब्जेक्ट है, अब इसको लेके जाओ, अब तुम्हें जब भी चिड़िया बनानी हो, जब भी चिड़िया बनानी हो, बस तुम इसको लिख दो कि भैया ये, क्योंकि भाई पार्वती जी को चिड़िया बनानी आती नहीं थी, ठीक है, भगवान थे शिव, है, उन्होंने कहा कि तुम्हें चिड़िया बनानी हो, तुम अपनी जो भी चिड़िया बनाओ, उसको बता दो कि भाई तुम्हारे पेरेंट है बर्ड, तुम मान लो तुम्हें बनानी है हैन, तुम बता दो कि भैया तुम्हारा पेरेंट है बर्ड। जैसे ही तुम ये बताओगी इसको, वैसे ही तुम्हारे पास ये पांचों प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास आ जाएंगी, और जैसे ये पांचों प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास आ जाएंगी, अब तुम्हें इसमें जो भी चेंज करना है, तुम्हें इसका विंग स्पैन बदलना है, तुम इसका विंग स्पैन अपने हिसाब से बदल दो, तुम्हें इसका हाइट बदलनी है, तुम इसकी हाइट बदल दो, तुम्हें इसका फ्लाई बदलनी है कि कितना उड़ेगी, तुम वो बदल दो, तुम्हें इसका वॉइस बदलनी है कि किस तरह बोलेगा, वो बदल दो, सब बदल दो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा बदलो, बस बदलते रहो, मेरा ध्यान ना परेशान करो। तो शिव जी ने क्या कहा, शिव जी ने उन्हें एक जेनेरिक ऑब्जेक्ट दे दिया बर्ड टाइप का, बोला कि ये जेनेरिक है, इससे तुम अपने जेनेरिक बनाओ, और उस जेनेरिक से तुम अपने ऑब्जेक्ट बनाओ। तो पहले क्या कर रहे थे, पहले उन्हें उड़ाना था, तो वो उन्होंने क्लास बना के दी, उन्होंने क्लास बना के दी ईगल, ठीक है, चील की, उन्होंने क्लास बना के दी पीकॉक की, ठीक है। अब जब ये बना रहे थे, तो अब इसमें बार बार उन्हीं को चेंजेस करने पड़ रहे थे शिव जी को, कि भाई कि तुम उड़ा दो ज्यादा, या फिर कुछ ना उड़ाओ, रंग बदल दो, कैसी आवाज आएगी, जैसे ईगल चित्कारती है, मोर गाना गाता है, ठीक है। अब इन्हें बार बार ये काम करना पड़ रहा था, तीसरे दिन वापस आ गई, तो भाई आदमी 2 बार झेल रहा था, तीसरी बार कहता है कि बस अब उसके लिए वो कोई ना कोई सोल्यूशन कर देता है। तीसरी बार इन्होंने क्लास बनाई बर्ड, ठीक है, बर्ड की इन्होंने वही प्रॉपर्टीज रखी जो ईगल और पीकॉक की थी, कि वो फ्लाई करेगी, वो वॉइस करेगी, मतलब गाना गाएगी, या कह दो सिंग कह लो, जो भी होता है, और उसकी 3 प्रॉपर्टीज होंगी, क्या हो जाएगी, फ्लाई हाइट, विंग स्पैन और कलर, ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज रहेंगी। उसने कहा कि अब शिवजी ने कहा कि मैंने एक जेनेरिक क्लास बना दी, अब तुम पहले शिवजी क्लास बना रहे थे, पार्वती जी ऑब्जेक्ट्स बना रही थी, ठीक है, बार बार उसके क्लास को कॉल कर करके। अब इन्होंने कहा कि मैंने जेनेरिक क्लास बनाई दी है, अब इस जेनेरिक क्लास से तुम अपने हिसाब से क्लास बनाओ। तो पार्वती जी ने कहा बस तुम्हें यह बताना है, जो भी क्लास बनाओगी तुम्हें बताना पड़ेगा कि उसका पेरेंट बर्ड होगा, और जैसे ही तुम ये बताओगे कि जो तुम क्लास बनाने जा रहे हो वो अपनी प्रॉपर्टीज बर्ड से लेकर आए, उसकी तो कुछ होंगी, जैसे जब बच्चा होता है, तो बच्चे की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, बट वो कुछ प्रॉपर्टीज अपने मदर और फादर से लेकर आता है, कि फेस का कट, बोलने का तरीका, हाइट, विड्थ, ठीक है, ये सब अपने पेरेंट से लेकर आता है। तो बर्ड भी, शिवजी ने कहा कि ये बर्ड भी उसी पेरेंट की तरह है, कि अब तुम्हें जब भी कोई क्लास बनानी हो, तो तुम एक अभी पहली चीज है कि तुम्हें ऑब्जेक्ट्स बना के फेंकने, ठीक है, जो उड़े। ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए तुम्हें क्लास बनाना पड़ेगा, तो तुम बर्ड का ऑब्जेक्ट ना बनाओ, तुम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। शिव जी का पहले, पार्वती जी का पहले काम क्या था, कि वो ईगल के ऑब्जेक्ट,
बना के बेचती थी और पीकॉक के बेचती थी। क्लास बनाते थे शिव जी। अब शिव जी ने कहा कि मैं खाली एक क्लास दे दी, अब तुम एक सब क्लास बनाओ, तुम एक सब क्लास बनाओ जिसकी पेरेंट होगी बर्ड, और जैसे इसे पेरेंट बनाएंगे इसकी ये पांचों प्रॉपर्टीज तुम्हारी सब क्लास के अंदर भी आ जाएंगी। अच्छी बात क्या है कि ये पांचों प्रॉपर्टीज आने के बाद अब तुम इन प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हो। तुम फ्लाई हाइट तुम सेट कर सकते हो, तुम्हें जो भी सब क्लास बनाओगी तुम फ्लाई हाइट सब सेट कर दो, उसकी जो तुम्हें हिसाब से चाहे, कलर अपने हिसाब से सेट कर दो और विंग स्पैन अपने हिसाब से सेट कर दो, और उड़ना जैसे उड़ाना चाहो वैसे उड़ाओ, बोलना ना चाहे जैसे बुलवाना चाहो वैसे बुलवाओ। तुम्हें प्रॉपर्टीज, तुम्हें एक फोटो फ्रेम मिल जाएगा, तुम्हें बस उसमें फोटो लगानी है। फोटो फ्रेम इज नॉट दैट गुड एग्जांपल, बट ये कि हाँ तुम्हें एक चीज मिल जाएगी, तुम्हें बस उसमें अपनी वैल्यू सेट करनी है। जैसे तुम्हें एक ब्लैंक ड्राइंग कैनवस मिल गया है और तुम्हें पेन मिल गया है, अब तुम्हें उसमें पेंट अपने हिसाब से करना है। तो पार्वती जी ने बोला ठीक है, अब मेरा काम आसान हो गया। अब उन्होंने बर्ड क्लास बना ली, ठीक है, बर्ड क्लास उनको मिल गई। अब उन्होंने भाई पहली क्लास क्या बनाई, बोला कि एक अच्छी सी दूर दूर तक उड़ने वाली चिड़िया बनाते हैं, उसका नाम रखा उन्होंने पीजन। उन्होंने एक बनाई क्लास पीजन और बोला कि इसका पेरेंट कौन है, बर्ड, ठीक है। अब पीजन हो गई, गुटरगू हो गया, सब कुछ हो गया। अब उन्होंने कहा कि यार एक खटखट 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 गंदी आवाज वाली बनाते हैं, तो उन्होंने बनाई वुड पैकर, इसको हिंदी में कहते हैं कट फड़वा, और कहा कि भाई तुम्हारा भी पेरेंट है बर्ड। फिर उन्होंने बनाई कि यार एक बहुत तेज दौड़ने वाली चिड़िया बनाते हैं, उड़े ज्यादा तेज ना बट दौड़े बहुत तेज, तो उन्होंने एक दूसरी क्लास बनाई, क्लास ऑस्ट्रिच, और बोला कि ये भी है बर्ड। इन्होंने बनाया बगुला, बगुला मतलब स्वान होगा आपका, जो भी होगा, और ये भी एक क्लास है, और इस क्लास का भी पेरेंट है बर्ड। इन्होंने बनाया गिद्ध, इन्होंने बनाया पेंगुइन, बोला कि देखने में अच्छा लगे लेकिन उड़े ना और ठंडी जगह पे रह पाए जैसे हम लोग रहते हैं। तो शिव जी ने बर्ड बना के दिया। अब इन्होंने ये सारी डिफरेंट क्लासेस बनाई, बट इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेन काम शिव जी कर चुके थे। शिव जी ने कि ये लिविंग एनिमल कैसे उड़ेगा, इसके उड़ने के पीछे की फिजिक्स क्या होगी, इसके चलने की फिजिक्स क्या होगी, इसके बोलने की फिजिक्स क्या होगी, वो सब ढांचा बना के दे दिया। पार्वती जी को खाली अब डिफरेंट उस ढांचे के ऊपर डिफरेंट कवर चढ़ाने थे, और उस कवर के हिसाब से उन्हें अलग अलग अपने जो मन के हिसाब से काम करने थे। तो अब पार्वती जी एकदम खुश, उन्हें बर्ड मिल गई। अब उन्होंने 3 महीने तक खाली चिड़िया ही बनाई है। अब चिड़िया बना के बोर हो गए, बोले यार अब उड़ने वाला काफी हो गया, चलो चलने वाले बनाओ, तो उन्होंने जानवर बनाने। अब जानवर पे आए शिव जी ने फिर कहा कि यार ठीक है, अब मैं समझ गया हूं, अब मैं तुम्हें एक जेनेरिक क्लास देता रहता हूं, एनिमल। ये एनिमल क्या कर सकता है, ये एनिमल तुम्हारा रन कर सकता है, वॉक कर सकता है, और वॉइस इसकी भी होगी, और ईट इसकी, मतलब ईट भी करेगा, ठीक है। रन, वॉक, ईट, और इसके लेग्स तुम डिफाइन कर दो कि तुम्हें 2 लेग्स चाहिए, 4 लेग्स चाहिए, 6 लेग्स चाहिए। 6 लेग्स किसी के होते हैं नहीं पता, 8 होते हैं स्पाइडर के, ठीक है। तो अब शिव जी उन्हें जेनरिक क्लास देने लगे, कि उन्होंने एक पेरेंट क्लास देने लगे जो सारे काम कर लेता था, और उसके बाद पार्वती जी उनके हिसाब से खेलने लगी। फिर गणेश जी भी आ गए, तो गणेश जी ने कहा मुझे यार चिड़िया, मुझे पानी में तैरने वाले पसंद है, तो उन्होंने एक जेनरिक मछली जी की क्लास दे दी, मछली की क्लास दे दी, कहा कि ये एक तैरने वाले, मतलब कि तैरने वालों को क्या कहते हैं, फिश तो नहीं होगा, तैरने वाले जो भी कहते हैं, मतलब जो भी कहते हैं, तो उन्होंने एक उस तरह का जेनरिक एक एनिमल दे दिया, और उसके ऊपर कहा कि अब तुम जाओ खेलो, इसमें तुम्हें घड़ियाल बनाना है घड़ियाल बनाओ, शार्क बनानी है शार्क बनाओ, फिश बनानी है फिश बनाओ, स्टार फिश बनानी है, जेली फिश बनानी है, जो बनाना है वो सब बना बना के खेलते रहेगा। तो यहां से शिव जी ने सीख लिया, और शिव जी की वजह से हम लोगों ने सीख लिया कि आप एक जेनरिक बनाओ जब आपको बहुत सारे काम हो, और उन सारे वो सारी जो क्लासेस हैं, वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे एक जेनरिक काम करते हैं। जेनरिक मतलब वो सारे एक कॉमन काम करते हैं, तो आप उस काम को बार बार रिपीट करने की जगह उस काम को एक क्लास में लिखो, और बाकी सब क्लासेस को उस क्लासेस से इनहेरिट कर लो। तो अभी हम लोग यही बर्ड वाला एग्जांपल ही देखेंगे।
ये कैसे करते हैं? पहली चीज है कि कैसे बताते हैं कि इसका पेरेंट बर्ड होगा, और उसके बाद कैसे उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। तो इनहेरिटेंस की कहानी ये याद रहेगी, मेन सवाल ये है। कहानी याद रहेगी तो आप कोड लिख ले जाओ। ओके, ठीक है। तो अब बस कोड ही तो लिखना है, कोड लिखना सबसे आसान काम होता है। तो चलो पहले हम बनाते हैं, हमें एक सिंपल क्लास बनाना आता है। हमें कौन सी क्लास बनाना आता है? हमें एक सिंपल क्लास बनाना आता है जिसका कोई पेरेंट नहीं है। हमने बना दी बर्ड, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्टर दे दिया हमने, ठीक है। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि इसकी तीन चीजें होंगी। क्या क्या होंगी? सेल्फ डॉट फ्लाई हाइट, ठीक है। और ये हमने सेट कर दी नन, ठीक है। फिर हमने कर दी सेल्फ डॉट, या पहले हम वो वाला काम करते हैं। पहले हम जैसे कहानी में हमने सुना है वैसे ही हम लोग काम करते हैं। पहले हम बनाते हैं क्लास ईगल, ठीक है। डेफ इनिट सेल्फ और सेल्फ डॉट फ्लाई हाइट इक्वल्स टू, ये जाती है मेरी 4 किलोमीटर तक, तो 4000 मीटर। और सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू, कलर मेरा हो गया ब्लैक, और क्या था, विंग स्पैन, सेल्फ डॉट विंग स्पैन इक्वल टू, ये जाता है 2 फुट तक, तो ये 2 फुट हो गया, ठीक है। और इसकी दो प्रॉपर्टीज थी मेरे पास, क्या थी? डेफ फ्लाई, याद आता, इसमें मैं प्रिंट कर देता हूं कि भाई फ्लाई हाई यू बिग ब्यूटीफुल बर्ड, और इसकी मैं प्रॉपर्टीज में प्रिंट कर देता हूं, सेल्फ डॉट हाइट फ्लाई हाइट, फ्लाई हाइट कॉमा सेल्फ डॉट कलर कॉमा सेल्फ डॉट विंग स्पैन, स्पेस नहीं स्पैन, ठीक है। अब ये पहले दिन ईगल बन गई, ठीक है। और प्रति जी गई, उन्होंने ईगल के ऑब्जेक्ट बना के फेंकना शुरू किया। कैसे बनाया? E1 इक्वल टू ईगल, E2 इक्वल्स टू ईगल, और फिर E1 डॉट फ्लाई और E2 डॉट फ्लाई, ठीक है। अब ये देखो सेम चीज प्रिंट हो रही है मेरी। तो पार्वती जी की यही दिक्कत थी कि इतनी चिड़िया तो बना दी, लेकिन सब की सब एक ही हाइट पर एक ही तरह की है। पहला काम हो गया। दूसरे दिन वापस पहुंची, शिव जी ने कहा कि यार तुम लोग परेशान करके रखे हो, ये लो पीकॉक। फ्लाई हाइट इसकी हो गई 10 मीटर, कलर हो गया मेरे पास असॉल्टेड, विंग स्पैन इसका मेरा हो गया 2 फुट नहीं, इसका मेरा विंग स्पैन हो जाएगा मान के चलो 4 फुट, ठीक है। फ्लाई लो यू ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ठीक है। और अब यहां पर इन्होंने 2 ऑब्जेक्ट्स बना के फेंके, P1 और P2। बोला कि ये किसके ऑब्जेक्ट बनेंगे? पीकॉक के। और ये मेरा हो गया P1, ये हो गया P2। तो फ्लाई लो यू ब्यूटीफुल बर्ड 10 असॉल्टेड 4 यहाँ पर। तो अभी दो दिन हो गए मेरे, अब पार्वती जी हो गई परेशान, वापस पहुंची शिव जी के पास। शिव जी हो गए परेशान, बोला बहुत हुआ तुम लोग का, अब मैं तुम्हें एक जेनरिक क्लास बनाता हूँ। तो उनका जेनरिक क्लास बना दी मैंने। अभी देखो मेरे को सेम काम कराने के लिए मुझे 2 बार कोड लिखना पड़ा था। अभी मुझे इस तरह अगर 50 बर्ड बनानी होती, मुझे अगर पार्वती जी की हर चीज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता तो मुझे सेम कोड 50 बार लिखना पड़ता, जो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ओके, उनका कि यार मैं बार बार ये काम तो करने से रहा, ये लो एक जेनरिक क्लास बर्ड, ठीक है। इसका इनिट आ गया मेरे पास सेल्फ, और इसमें मैं कर देता हूँ क्या कि सेल्फ डॉट, क्या क्या था मेरे पास, कि बाय डिफॉल्ट ये चल उड़ेगी 10 मीटर पर। बाय डिफॉल्ट इसका कलर होगा ब्लैक, और बाय डिफॉल्ट इसका विंग स्पैन होगा 2 फुट का, ठीक है। फिर डेफ फ्लाई, ये उड़ भी सकती है, और उड़ने पे लिखेंगे फ्लाई यू जेनेरिक बर्ड, और सेम चीज मेरे पास आ गया।
अब शिव जी ने ये बना दिया, इसको चला दिया। अब पार्वती जी क्या कहा कि आप अब इसके ऑब्जेक्ट बनाओ, जब भी ऑब्जेक्ट बनाओ तो बता दो कि इसका पेरेंट क्या है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तो मेरी पीकॉक बन चुकी थी, मेरी ईगल बन चुकी थी, बट हम उन्हीं को फिर से बनाते हैं। तो कहा कि क्लास ईगल, अब पेरेंट बताने का तरीका होता है पैरेंथेसिस के अंदर आप उसकी पेरेंट क्लास का नाम लिख दो, पैरेंथेसिस के अंदर आप पेरेंट क्लास का नाम लिख दो, ठीक है। और अभी हम डिफॉल्ट करते हैं कि हमने पास कर दिया, मतलब कि अभी हमने कुछ किया नहीं है, मैंने खाली क्लास ही यहां पर क्या किया है, एक ईगल क्लास मैं बनाऊंगा लेकिन इसकी पेरेंट बर्ड होगी, ओके। अभी हमने जब शुरुआत में देखा था तो रोबोट जब मैंने बनाई थी, मैंने खाली एक एम्प्टी क्लास बनाई थी, तो उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर पहले मैं एक ईगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, और पहले मैं करता हूं even डॉट अंडरस्कोर डिक्ट, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूं। ओहो हो, ये तो जादू हो गया, ये तो जादू हो गया। जादू कैसे हो गया? मैंने एक एम्प्टी क्लास बनाई, हम लोगों ने पहली ही लाइन देखी थी आज की क्लास शुरुआत में, एम्प्टी क्लास कैसे बनाते हैं, सिंपल क्लास का नाम लिखो और पास कर दो। यहां पर मैंने खाली एक एम्प्टी क्लास बनाई है, खाली मैंने बता दिया कि इसका पेरेंट है बर्ड, खाली मैंने ये बताया था इसका पेरेंट है बर्ड। तो बर्ड की मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, फ्लाई हाइट, कलर, विंग स्पैन। यहां पर जब मैंने इसकी वैल्यूज को प्रिंट किया कि भैया इसके पास क्या, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो फ्लाई हाइट, कलर, विंग स्पैन मेरे पास पहले से ही मौजूद है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। अब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये प्रॉपर्टीज इसके पास पहले से ही मौजूद हैं। अब मुझे क्या करना है, अभी हम लोगों ने देख ही रखा था क्लास की शुरुआत में कि जब प्रॉपर्टीज मेरे पास मौजूद हो तो मैं प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूं। मैं कैसे चेंज कर सकता हूं भैया, मैंने कर दिया कि इवन डॉट फ्लाई हाइट, मेरी ईगल है, ये जाएगी 4000, इवन डॉट कलर इक्वल्स टू ब्लैक ही रहने दो, तो मुझे कुछ चेंज ही नहीं करना है, और इवन डॉट विंग स्पैन, मेरा ईगल का कितना रहता है, 2 का था, तो मेरा ईगल विंग स्पैन भी मेरा 2 ही है, मुझे कुछ चेंज ही नहीं करना है। फिर बस मैं कर दूंगा क्या, इवन डॉट फ्लाई, और ये देखो जहां पर मेरे पास पहले 4000 की हाइट पर उड़ रही थी, सॉरी पहले मेरी 10 की हाइट पे उड़ रही थी, अब मेरी वो 4000 की हाइट पे उड़ने लगी, मैंने खाली एक प्रॉपर्टी चेंज करी। हेलो हाँ सर, ये लाइन नंबर 27 में इवन का जो ईगल का इवन ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर ये प्रिंट सर इवन डॉट DICT का मतलब क्या होता है सर, एक बार बता अरे देंगे? आप लेट आए थे ना, आप बोलो। नहीं सर, मैं जल्दी आ गया था, थोड़ा नेट इशू हो रहा था सर। सर आपकी नहीं, वॉइस कट रही थी। मैं नहीं कह सकता भैया, मैंने, क्योंकि मैंने ये चीज बताई है पूरी, डिक्ट का क्या मतलब होता है। अब मैं फिर से रिपीट करूंगा तो मेरी आज की क्लास छोटी पड़ जाएगी, तो आप प्लीज वीडियो देख लेना एक बार। जनरली ये बताता है कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये प्रिंट कर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस ऑब्जेक्ट के पास है, जो जो हमने बना रखे हैं, यस सर। कौन कौन सी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट के पास है, खाली वो ये बताता है, ओके। यस सर। तो सॉरी पूरा फ्लो हो गया। सॉरी तो सर, यहाँ, सॉरी सर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मैंने बर्ड में बनाए थे वो सारी चीजें मुझे ईगल में मिल गई, ओके, और मुझे एक लाइन ऑफ एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पीकॉक बनाना है, मुझे यहाँ पर पीकॉक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लास पीकॉक, और इसको मैं दे दूंगा बर्ड, बट और फिर से पास। मैं पीकॉक का ऑब्जेक्ट बनाऊं, P1 इक्वल टू पीकॉक, और फिर मैं करता हूं प्रिंट P1 डॉट अंडरस्कोर डिक्ट, और आप फिर से देखोगे फिर से मेरे पास सारी चीजें आ गई हैं, सेम चीजें जो बर्ड के अंदर थी वो सारी मुझे आ गई हैं, मुझे कोड लिखना ही नहीं पड़ा। यहां पर मुझे कहाँ गया ये ईगल और पीकॉक, ये बनाने के लिए मुझे 2 बार पूरी क्लासेस बनानी पड़ी थी, 2 बार उनका इनिट और फ्लाई करना पड़ा था। अब मुझे खाली
सिंपल बना दिया, मुझे खाली उसमें माइनर चेंजेस करने हैं। ठीक है, मुझे खाली माइनर चेंजेस करने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कलर है तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, p1 डॉट कलर इक्वल्स टू, चलो येलो कर देता है, ठीक है, p1 डॉट कलर इक्वल टू येलो, p1 सॉरी हाँ p1 डॉट विंग स्पैन इक्वल्स टू, इसका विंग स्पैन जाता है मेरा 4 फुट तक, तो 4 फुट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे अगर मैं p1 डॉट फ्लाई भी कराता हूँ तो विंग स्पैन 4 हो गया, और फ्लाई अवे जेनरिक बर्ड 10 येलो 4। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत दिख रही है, दिक्कत समझ में आ रही है कुछ, क्यों दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत ये है कि यार मैंने बर्ड की क्लास बनाई, ठीक है, मैंने ईगल को बर्ड को ईगल का पैटर्न बना दिया, मैंने पीकॉक को बर्ड को पीकॉक का पेरेंट बना दिया, ओके। अब मैं यहां पर हर ऑब्जेक्ट के लिए सेट कर रहा हूं, हर ऑब्जेक्ट के लिए अगर मुझे यहां पर पीकॉक के 15 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते, अगर मुझे यहां पर P1 P2 P3 P4 करना पड़ता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे बार बार इसका, पहले मैं P1 बनाता, फिर मैं करता कि भैया P2 का कलर भी येलो है, P3 का कलर भी येलो है, P4 का कलर भी येलो है। तो मैंने अपने कोड को थोड़ा तो कम किया, लेकिन मैंने पूरा कम नहीं किया। मुझे अभी भी बार बार हर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसमें उसकी चेंजेस करो, फिर फेंको, फिर बनाओ, फिर चेंजेस करो, फिर फेंको, फिर बनाओ, फिर चेंजेस करो, फिर फेंको, उड़ाने के लिए। तो पार्वती जी तो बोर हो गई, फिर से बोलेंगी इतना काम मैं क्यों करूं, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल आता है कि भैया आप लूप लगा दो, आपको जितने ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप एक से लेकर, जैसे आपको 100 बनाने तो 1 से 100 तक लूप बनाओ, फिर यहाँ पर लिख दो कि भाई पी एक्स इक्वल टू पीकॉक, और फिर उनकी वैल्यू को सेट करो। तो यहां पर अब आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर तो काम कर रहा है। आप नहीं काम कर रहे हो, आपने एक बार लूप लगा के एक बार काम कर दिया, बट कंप्यूटर तो काम कर रहा है। तो भाई आप भगवान हो, भगवान कुछ भी कर सकता है। तो भगवान क्या करता है, भगवान क्या करता है, कहता है अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हें तरीका तो दे ही रखा है ना, मैंने तुम्हें बता रखा है कि तुम एक क्लास बनाओ, उसके ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो जो भी उस क्लास की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सारी उस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। तो अभी तुमने बर्ड बनाई, बर्ड से तुमने ईगल बनाई, और तुमने ईगल से ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब तुमने बर्ड बना के तुम सीधे इस पे कूद आए ऑब्जेक्ट पर, तुमने यहां पर बनाया बर्ड, बर्ड बनाया, पीकॉक बनाया, और पीकॉक नहीं बनाया, खाली छोड़ दिया, सीधे तुमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो बर्ड की सारी प्रॉपर्टीज तो तुम्हें आ गई, बट ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें ईगल में भी तो मिलेंगी, ईगल के क्लास में। तुम इन्हें यहां बदल दो, यहां पर जो बाय डिफॉल्ट तुम रखना चाहो रखो, जो तुम ईगल में बदलना चाहो उनको बदलो, और जो तुम ऑब्जेक्ट में बदलना चाहो वो तुम ऑब्जेक्ट में बदल लो, बट जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप खाली क्लास तक बदलो। नहीं, क्लास इनसाइड क्लास नहीं, आपको सारी प्रॉपर्टी, यहां पर मैंने पास लिखा हुआ है ना, ये देखो ना, यहां पर मैंने पास लिखा हुआ है, यहां पर मैंने आलसपना कर दिया है, क्यों? क्योंकि इंसान आलसी होते हैं और भगवान नहीं होते। मैंने यहाँ पास लिख के मैंने कहा छोटी टिक भाई जो भी बर्ड से आ रहा है मैं वही यूज कर लूंगा, मैं उसी में काम कर लूंगा। नहीं, मुझे उसमें काम नहीं करना है, मुझे इसको अच्छा करना है। तो अब हम इसको अच्छा करते हैं, कैसे करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। पहली चीज देखो, मैंने क्या बनाई थी, क्लास ईगल बनाई थी, बर्ड मेरी पड़ी रहने दो, बर्ड मेरी जेनरिक है, भगवान का दिया हुआ जो होता है अच्छा होता है, ठीक है। अब मैं यहां पर अपना कंस्ट्रक्टर लिखता हूं, ठीक है। अब ईगल है, बर्ड जब आ रही थी तो भैया उसका कलर था ब्लैक, लेकिन उसका विंग स्पैन था 2, बट फ्लाई हाइट थी 10। तो मेरे ईगल की फ्लाई हाइट चेंज होनी चाहिए, सेल्फ डॉट फ्लाई हाइट इक्वल टू 4000, 4 किलोमीटर तक जाती है ईगल, ठीक है। और डेफ फ्लाई, अब जिसको मैं चेंज करना चाहता हूं उसको मैं क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर ही चेंज कर देता हूं, डेफ फ्लाई। अब यहां पर मैं कर दूंगा प्रिंट
फ्लाई अवे यू बिग ब्यूटीफुल बर्ड कॉमा, और फिर मैं अपनी वो जो 3 चीजें थी कहाँ गई, ठीक है, मेरा बन गया ईगल का। अब मुझे ईगल में जो मॉडिफाई करना था मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब मैं बनाता हूं अपने ऑब्जेक्ट्स। अरे टॉर्च, अब मैं बनाता हूं अपने ऑब्जेक्ट्स। पहले क्या हो गया, E1 इक्वल्स टू ईगल और E1 डॉट फ्लाई। ये मुझे पहली लाइन लिखनी पड़ेगी, सुपर डॉट, चल जा भाई। हाँ, अब देखो ये आ गया, फ्लाई अवे यू बिग ब्यूटीफुल बर्ड 4000 ब्लैक 2। पहले जब मैंने ईगल का बनाया था तब क्या हुआ था, इसने प्रिंट किया था फ्लाई अवे यू जेनेरिक बर्ड 4000 ब्लैक 2। तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज कर दी थी, बट मैं उसके प्रिंट को मैंने चेंज नहीं किया था, तो वो मेरी जेनेरिक वर्ड को ही उड़ा रहा था। अभी मैंने, अरे यार, अभी मैंने अपनी ईगल क्लास में ही चेंज कर दिया। पहले मेरी ईगल पास थी, मैंने कहा कि भैया इसकी हाइट, जितनी भी ईगल बनेंगी सबकी फ्लाई हाइट 4000 रहेगी। और किसी को चेंज करना, मान लो भाई कोई ईगल इवॉल्व कर गई, वो 16000 पे जाएगी, तब आप उस पर चेंज करो। बट जितनी ईगल होंगी वो सारी की सारी 4000 से शुरुआत करेंगी, बाद में वो कुछ चेंज हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें ये क्या है, सुपर डॉट इनिट, ठीक है, ये चीज क्या है, सुपर डॉट इनिट। तो होता क्या है कि सेल्फ हम लोगों का क्या होता है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी क्लास का यही ऑब्जेक्ट। सुपर होता है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। या देखो, जैसे ही मैं लिखता हूं ना बर्ड, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ सुपर कह रहा है कि, सुपर कह रहा है कि इसका जो पेरेंट है, इस क्लास का जो भी पेरेंट है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो। क्योंकि अगर उसका कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करोगे तो उसके वेरिएबल नहीं बनेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही होता है ना जो मेमोरी एलोकेट करता है वेरिएबल के लिए। अगर उसका कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करोगे तो उसके वेरिएबल नहीं बनेंगे, और उसके वेरिएबल नहीं बनेंगे तो मेरे को मिलेंगे कैसे, क्योंकि मैं तो नीचे हूं ना। बच्चा तो तभी पैदा होगा ना जब बाप या दादा रहेंगे, अगर बाप और दादा ही नहीं रहे तो बच्चा कैसे पैदा होगा। तो बाप और दादा के रहने के लिए क्या चाहिए, उनको एग्जिस्ट करना जरूरी है। कंप्यूटर में प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं मेमोरी में, रैम में, और रैम में मेमोरी तभी मिलती है जब आपका इनिट कॉल होता है। ये चीज हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में कल देखी थी। तो यहां पर आपको पहले बताना पड़ता है कि भैया मैं तो बन जाऊंगा, पर मुझसे पहले जाओ मेरे बाप दादा जिसको बनाना है उसको बना के लाओ। जब मेरे ऊपर की चेन बन जाएगी तब उनके जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब मुझे मिल जाएगी। और उन प्रॉपर्टीज में से मैं इस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहा हूं और मैं इस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के बाद मैंने कहा ये तो चलो भाई ऊपर से आ रही थी, बट ईगल और क्या करती है, प्रे ऑन रैट। मान लो कि भाई ईगल चूहा खाती है, ठीक है, तो ठीक है, और इसको मैं E1 डॉट प्रे ऑन रैट कर दिया। स्पेलिंग, अच्छा सॉरी, सेल्फ होगा, ठीक है। तो ये देखो, अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे वो हम लोग अपनी बेस क्लास के ऊपर काम कर रहे थे, हमारी बर्ड के ऊपर था। अभी तक हम जो प्रॉपर्टीज खेल रहे थे वो हम बर्ड के ऊपर खेल रहे थे। बट भाई ये ईगल है, इसकी पेरेंट बर्ड है, जेनरिक काम तो बर्ड वाले करेगी ही करेगी, बट ये अपने हिसाब से भी काम कर सकती है। जैसे मुर्गी चूहा नहीं खाती, बट चील खाती है, ठीक है, मुर्गी चूहा नहीं खाती, चील खाती है। तो हर जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है, देखो जो आपकी पेरेंट होती है उसको हम लोग कह लेते हैं पेरेंट, और जो आपकी चाइल्ड होती है उसको हम लोग कह लेते हैं चाइल्ड क्लास।
ठीक है, तो चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास एंड जरूरी है, क्रिएट इट्स ओन प्रॉपर्टीज ऑल्सो। यहां पर जो मैंने ईगल बनाई है, तो ये फ्लाई हाइट फ्लाई ये सब तो ये ऊपर से ला रही है अपने पेरेंट से, बट ये वाली प्रॉपर्टी ये अपने आप से उसने बनाई है। जैसे अगर आप एक पेरेंट लो और एक चाइल्ड लो, तो भाई चाइल्ड ने पेरेंट से कुछ फीचर्स तो लाए हैं, बट कौन से कैरियर में जाना है वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है। तो यहां पर लोगों ने क्या देखा है कि भाई कैसे किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं, उसकी ऊपर की प्रॉपर्टीज को, मतलब कि बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं, और वी कैन राइट ओन प्रॉपर्टीज ऑल्सो। अब जैसे मैंने ईगल का बनाया है वैसे ही मैं पीकॉक का भी बना सकता हूं। अब पीकॉक आपका सांप खाता है, चूहा नहीं खाता है, तो भाई प्रे ऑन रैट वाला तो ईगल का था ना, और मेरी पीकॉक की पेरेंट क्लास क्या होगी, बर्ड होगी, ईगल नहीं होगी, तो उसको प्रे ऑन रैट नहीं मिलेगा, वो अपना बना सकता है कि प्रे ऑन स्नैक, सॉरी प्रे ऑन स्नेक। ठीक है, तो बेस क्लास हम ऐसी क्लास को रखते हैं जो एकदम हमारी सबके कॉमन हो, जो सबसे कॉमन हो, जेनरिक हो एंड कॉमन प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, जैसे चूहा खाने वाली प्रॉपर्टीज खाली ईगल की होगी, गिद्ध की होगी, मोर की नहीं होगी, हैन की नहीं होगी, स्पैरो की नहीं होगी, बट जेनरिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उड़ना, ठीक है, आपका विंग स्पैन कितना है, आप कितनी हाइट पर उड़ते हो, आपका कलर क्या है, वो चीजें हैं। ओके, एक क्वेश्चन आया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है या हाइब्रिड। इसमें मल्टीपल होता है, पाइथन अलाउज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये क्या होता है हम लोग देखेंगे, बट जनरल क्वेश्चन ये है कि यहां पर हमने खाली एक क्लास दी है। अब रियल लाइफ में क्या होता है, ये जो चाइल्ड होता है इसके दो पेरेंट होते हैं, ठीक है, फादर मदर, तो हम लोग दो जगह से भी इनहेरिट कर सकते हैं। जावा में आप खाली एक ही से इनहेरिट कर सकते हो, C++ और पाइथन में आप मल्टीपल से इनहेरिट कर सकते हो। यहाँ पर मैं नाम लिखकर बाकी क्लासेस का नाम लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि हमेशा एक से ही करें। उसका एक रीजन है कि कोड ज्यादा क्लीन रहता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है?